कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन लीड हाय जो कि एक फ्लोरिस्ट है, उसे अपना फूलों का काम करते दिखाया जाता है। एक नजर उसके बचपन पे भी पड़ती है जब वो एक चाइल्ड एक्टर था और उसे अवार्ड्स मिला करते थे। इतने साल बाद जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी और वो सिर्फ एक मामूली सा फ्लोरिस्ट था और खामोशी से जिंदगी गुजारता कास्टिंग ऑफर्स भी ठुकरा देता था। उधर हमारी फीमेल लीड जायून जो कि एक फेमस एक्ट्रेस तायरन की मैनेजर है, उसके लिए काम ढूंढते हुए मेहनत करती थी। तायरन की कंपनी बचपन में एक साथ किए गए प्रोजेक्ट की वजह से अब एक नया वैरायटी शो बनाकर उसे और हाय को एक साथ कास्ट करना चाहते थे। इसलिए उसकी मैनेजर जायून सोच लेती है कि हे को ये शो ज्वाइन करवाने के लिए मनाने जाएगी, लेकिन उसे डर भी था क्योंकि उसने स्कूल टाइम में उसे बहुत जली कटी सुनाई थी। उसके सोशल मीडिया फीड पर एक फ्लोरिस्ट की पिक्चर्स भी आती रहती थी जिसके हाथों में वही ब्रेसलेट था जो उसने अपने क्रश को दिया था। वो यही बात सोचती थी कि ये शायद हे है जो उसे दोबारा देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। इस पर तायरन उसे एडवाइस करती है कि वो अजनबी होने का नाटक करके वहां जाए। अब वो अगले दिन उसकी फ्लावर शॉप पर उसे मिलने जाती है तो दोनों एक दूसरे को इतने अरसे बाद देखकर हैरान रह जाते हैं। हे उसे कुछ कहता नहीं और वो भी प्लांट खरीदने का बोल देती है। वो अंदर जाते हुए सोचती है कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं और फिर बताने लगती है कि उसे कैसा पौधा चाहिए। तभी वो उसका नाम पुकार कर उसे हैरान कर देता है। फिर कहता है कि क्या मैं तुम्हें ना पहचानने का नाटक करता रहूं। फिर वो पास आकर उसका हाल पूछता है। इस पर वो उसे बताती है कि वो एक्ट्रेस तायरन की मैनेजर है और उसके लिए एक शो ज्वाइन करने की ऑफर लेकर आई है। वो उसे याद कराती है कि बचपन में कैसे ये और तायरन मशहूर कैरेक्टर्स हुआ करते थे और क्लासमेट्स भी थे। जब वो उसे शो के बारे में बताती है जिसमें उन मशहूर बच्चों की आज की लाइफ के बारे में दिखाया जाएगा तो वो ये सब सुनकर शो ज्वाइन करने से इनकार कर देता है। वो तब उससे माफी मांगती है कि शायद स्कूल में जब उसने उसे बुरा भला कहा था ये शायद उस वजह से ही इनकार कर रहा है, लेकिन वो उसे कोई खास जवाब नहीं देता और फिर एक कैक्टस पैक करके देते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे देखने के लिए क्यूरियस थी। इस पर वो कैक्टस लेकर उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में प्रोड्यूसर पेल्डू उसे एक नॉवेल दिखाकर बताती है कि इनकी कंपनी के प्रोड्यूसर जेल किसी भी हाल में इसके ऑथर को ढूंढना चाहते हैं। इस पे वो सोचने लगती है कि उस ऑथर को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है। इतने में तब वो नोवेल देखते हुए याद करती है कि ये तो वही नोवेल है जो स्कूल टाइम में हे ने लिखा था। घर में एक बॉक्स में से हे से जुड़ी हुई चीजें निकाल कर देखते हुए उसे वही वाला नोवेल मिलता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब उसे ढूंढने और बनाने के लिए एक और बार जाना पड़ेगा। वो तब याद करती है कि उसने उसे स्कूल टाइम में एक विश ब्रेसलेट दिया था जो उसकी कलाई पर उस वक्त भी बंधा हुआ था जब वो उससे मिलकर आई थी। वो तब सोचने लगती है कि उसने आज तक उसके दिए हुए ब्रेसलेट को क्यों बांधा हुआ है। दूसरी तरफ तायरन रेडियो स्टेशन में जाते हुए अपने हाई स्कूल क्रश स्यूक्जू को बाहर खड़े देखती है जो अंदर प्रोग्राम कर रहा था। उसे देखकर वो रो पड़ती है और वहीं पर बैठ जाती है। वो भी शो करके बाहर आता है तो उसे अजनबियों की तरह हेलो बोलता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, तो वो कहता है कि भला तायरन को कौन नहीं जानता। ये कह के जब वो जाता है तो वो सोचने लगती है कि क्या इसे याद नहीं कि हम स्कूल में भी साथ थे। उधर लॉबी में हे जियोन को उनके ऑफिस से किसी के मंगवाए हुए फूल डिलीवर करने आता है। तभी स्यूक्चू भी आकर उसके साथ फ्लावर डिलीवरी की फोटो खिंचवा लेता है। जेउन उसे ये फोटो जो कि उसके साथ खींची है डिलीट कर देने को बोल देती है। वो भी हे से मिलकर बातचीत करता है और इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सब स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे। वो उसके पीछे लिफ्ट में जाकर उसे कैक्टस की देखभाल करने के लिए टिप्स देता है जिसपे वो भी उसके हाथों पर हू कर देती है। वो ये देखकर मुस्कुराता है कि आज भी वैसा ही करती है। अगले दिन वो प्रोड्यूसर जायल से मिलती है जिनसे वो तायरन के लिए कोलैबोरेशन करना चाहती थी। वो उसके बदले उन्हें उनके फेवरेट नोवेल के ऑथर हे से मिलवाने की बात ये कहकर छेड़ देती है कि वो तो उसे स्कूल से जानती है। प्रोड्यूसर के इंटरेस्टेड हो जाने पर वो उनकी मीटिंग की तैयारी करती है। वो हे से मिलने उसके फार्म जाने का सोचती है जहाँ वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। वहाँ वो उसके नोवेल की पुरानी कॉपी दिखाकर याद कराती है कि ये उसका नोवेल था जो उसने स्कूल में लिखा था। वो उसे बताती है कि कोई है जो इस नोवेल का बहुत बड़ा फैन है और इसके ऑथर से मिलना चाहता है। वो समझ नहीं पाता कि ये किसकी बात कर रही है, इसलिए वो उसे आखिर में हाँ कर देता है। फिर वो उसकी बोरियां उठाने में भी मदद करती है ताकि वो उसकी मदद का बदला चुका सके, लेकिन इस चक्कर में उसका हाथ नहीं छोड़ती और वो गिर जाता है। उसकी बोरी भी गिरकर फट जाती है। जब वो सामान उठाने में उसकी मदद करते हुए उसके पास आती है तो उसके कान लाल होने लग जाते हैं। वो उसे दूर रहने को बोलता है ताकि वो खुद ही सामान उठा ले। वो तब हरियाली देखकर कहती है कि मुझे अक्सर ख्याल आता है
कि जिंदगी ऐसी ही खामोश और खूबसूरत हो। इस पर वो भी उस तरफ देखता है और फिर उसके सर से फूल की पत्ती उतार कर कहता है कि चलाओ पहले सफाई पूरी कर लें। इस पर वो उसे कुछ ग्लव्स गिफ्ट करके वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वो कहता है कि इससे बदसूरत ग्लव्स मैंने आज तक नहीं देखे। वो उसे बाद में प्रोड्यूसर जेई लोन उनकी बेटी से मिलवाती है। प्रोड्यूसर की बेटी बताती है कि वो आगे चल के राइटिंग के अपने शौक को पूरा करना चाहती है, इसलिए चाहती थी कि हे उसकी राइटिंग को देखकर एडवाइस दे। वो इससे मिलकर काफी खुश थी। जबकि प्रोड्यूसर जेएल जाई उनसे मीटिंग अरेंज करने को बोलते हैं। अब उनके जाने के बाद वो उससे कहता है कि अगर वो प्रोड्यूसर की बेटी ना होती तो क्या तब भी तुम मुझे उससे मिलवाने लाती। इस पर वो उसे पूछती है कि तुम मुझे क्या समझते हो। ये बोलकर वो उसको मीटिंग के लिए शुक्रिया बोलकर चली जाती है। शाम को अपने होटल में काम करते हुए वो जायून की उस फोटो को डिलीट करने लगता है जिसमें उसके साथ स्यूकचू था। उसे डिलीट करने के बाद वो उन्हीं फूलों के बारे में टिप देने के बहाने उससे वापस मिलने जाता है। वो उसे तब टिप दे ही रहा था कि तब वहाँ से पेल्डू को गुजरते हुए देखकर वो उसे जल्दी से छुपा लेती है। पेल्डू भी एक नजर हे को देखकर चौंक गई थी। अब वो उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि क्या अब हम जब भी चाहें मिल सकते हैं। फिर वो उसे गले लगा लेता है और पता चलता है कि उसके हाथ में से एक ब्रेसलेट टूटकर गिर गया था। वो फिर हक करके बताता है कि ये तुमसे मिल पाने की खुशी में। जब वो जाने लगता है तो वो उसे कहती है कि अगर वो उसे मिलकर खुश है तो फिर उसे खाना खिलाने ले चले। तब वो उसे अपने साथ अपने दोस्त के रेस्टोरेंट ले चलता है जहां वो कई सालों से पार्ट टाइम जॉब करता आया है। इसी बीच हमें उनकी जवानी के टाइम में ले जाया जाता है। उसके डैड एक रात एक 4 साल की बच्ची जो के डैड की दोस्त की बेटी थी उसे अपने साथ घर लेकर आ गए। वो उसे हे के हवाले करके खुद झूठ बोलकर चले गए कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। सब जानते बूझते हुए भी उसने उस बच्ची नूरी को अपने पास बहन बनाकर संभालना शुरू कर दिया। वो नूरी को पढ़ाने भी लगा और वो भी इसके साथ छोटी बहन की तरह ही खुश रहने लगी। वो इस उम्र में काफी जॉब्स किया करता था और उसके डैड से कर्ज वापस मांगने वाले उसके घर में आकर उसे भी सता जाते थे। उसी रात स्यूकचू भी उसके पास आया जिसकी मॉम के साथ उसके डैड शादी करने वाले थे। वो उसे शादी की एक खबर सुनाकर परेशान करने आया था, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डैड घर पर भी स्यूकचू के सामने कुछ दबे दबे से रहते थे। कुछ दिनों में स्यूकचू की मॉम जो के प्रोड्यूसर पेल्डू थी वो उसकी दुकान पर उसे मिलने आई और उसे अपने हस्बैंड का बेटा होने के नाते कुछ मदद देना चाहती थी, लेकिन उसने उनकी कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया, जिस पे उन्होंने कहा कि वो कम से कम इसे एक बड़े स्कूल से ग्रेजुएट जरूर कराएंगी। उस वक्त जब वो स्यूकचू और जायून के साथ स्कूल में जाने लगा तो वो क्लास में सारा दिन सोता रहता था। तभी क्लास प्रेसिडेंट जायून हे को नोटिस करने लगी। स्यूकचू लेक्चर के बाद हे को पार्ट टाइम जॉब के लिए जगा दिया करता था। जायून ने स्यूकचू से पूछा कि वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। इस पे उसने भी उसे पूछा कि क्या वो हे की चाइल्ड एक्टिंग की फैन है, जिस पे उसने इनकार कर दिया और फिर कहा कि मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करती। एक दिन टीचर ने जायून को हे से भरवाने के लिए एक करियर फॉर्म दिया, जिसे भरवाने के लिए वो उसके घर गई। वहाँ उसने नूरी और हे के घर पर कुछ वक्त गुजारा। हे ने उसे डिनर करवाया और फिर जायून ने नूरी को वो नोवेल पढ़कर सुनाया। ये वही नोवेल था जो हे ने उस वक्त अपनी बहन को सुनाने और पैसे कमाने के लिए लिखा था, और उसे पढ़ने के बाद जायून ने भी उसकी राइटिंग की तारीफ की थी। उसने फिर हे से फॉर्म फिल करवाया जिस पर हे ने बताया था कि उसका सपना सिर्फ अमीर से अमीर तरीन बनना है। उस दिन के बाद से दोनों ने एक साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारकर जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। स्कूल में हे ने उसे बताया कि वो कॉलेज तक नहीं पढ़ेगा, जिस पे वो हैरान हो गई। फिर डेस्क पर बैठे उसने उसे कहा कि वो जानना चाहता है कि उस जैसी ब्रिलियंट इंसान क्या बनना चाहती है, जिस पर उसने शर्माकर उसे धक्का ही दे दिया। बाद में वो उसे पढ़ाने के लिए क्लास में मोटिवेशन देकर हंसाती भी रहती थी। फिर एक दिन उसने हे को वाइस प्रिंसिपल से थप्पड़ पड़ते हुए भी देखा, क्योंकि पहले ही उसका एडमिशन यहाँ पेल्डू की सिफारिश और बचपन के अवार्ड्स पर हुआ था, और आज उसे प्रिंसिपल ने इस बात पर सस्पेंड कर दिया कि उसे एक मोटल में किसी औरत के साथ निकलते हुए देखा गया था। प्रिंसिपल ने उसे घर से ना निकलने के लिए धमकाया, लेकिन शाम को वो फिर से मोटल में चला गया। जायून उसके पीछे वहाँ जाकर देखना चाहती थी कि असली बात क्या है। तभी स्यूकचू भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया और इस बात पर उससे सवाल जवाब करने लगा कि क्या वो हे को लाइक करने लगी है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गई। वहाँ तब हे भी पहुँच गया और स्यूकचू उसे ये कहकर चला गया कि मैं बस ये देखने आया था कि अब वहाँ सच है या नहीं, क्योंकि ये बात जायून जरूर जानना चाहेगी। तब हे ने उसे बता दिया कि वो मोटल में फ्रंट डेस्क पर बैठने की जॉब करता है और वो औरत उसकी बॉस है। जायून उसकी बात सुनकर उसे आराम से मिलकर चली गई। घर आने पर हे के डैड उसे वहां आकर बताने लगे कि वो उसे भी अपने साथ अपनी वाइफ के घर पर लेकर जाना चाहते हैं। स्यूकचू की मॉम और उनकी होने वाली बीवी उनका सारा कर्ज भी चुका देगी। वो नूरी की माँ को अब तक ढूंढ नहीं पाए थे, इसलिए उसको किसी ऑर्फनेज छोड़कर आने की बात कर दी। हे ने उन्हें सख्ती से बोल दिया कि वो गरीबी में ही नूरी के साथ गुजारा कर लेगा, लेकिन उसे ऑर्फनेज में नहीं छोड़ के आएगा। तब पता चला कि हे की मॉम को भी कोई बीमारी थी, जिसके होने का खतरा हे को भी था।
लेकिन वो डैड की तरह किसी के टुकड़ों पे पलने के सख्त खिलाफ था। नूरी भी घर पर बैठी ये सारी बातें समझ पा रही थी, इसलिए अगले दिन वो हे के साथ अम्यूजमेंट पार्क सैर पर गई। हे उसे एक बेंच पर बिठाकर उसके लिए आइसक्रीम लेने गया और जब वापस आया तो वो वहाँ से गायब हो गई थी। पूरी शाम उसे ही ढूंढते हुए निकल गई और आखिर जब उसे एक औरत हे के पास वापस ढूंढ कर लाई तो उसने बताया कि वो खुद ही हाय से दूर चली गई थी ताकि वो इस तरह उस पर से अपनी जिम्मेदारी का बोझ उतार दे। इस पर वो भी उसे रोते हुए गले लगाकर बोला कि ऐसा नहीं है और वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। अगले दिनों में स्कूल में भी हे और जाई उनकी दोस्ती गहरी होती गई। जब वो एक साथ एक दिन बुक स्टोर गए तो वहाँ हे की छपी हुई बुक को लोगों को खरीदते हुए देखा। जायून ने भी एक कॉपी खरीद ली क्योंकि उसने उसके छप जाने के बाद उसे खरीदने का वादा किया था। फिर उसने उसे एक पेन गिफ्ट किया और उसे अपनी बुक साइन करने को बोला। उसने उसे 2 विश ब्रेसलेट्स भी गिफ्ट किए, जिनमें से एक उसके अमीर बनने के लिए था जबकि दूसरे की विश वो खुद मांग सकता है। उसने उसे वो ब्रेसलेट्स उसके हाथ पर पहना दिया और फिर उसकी उंगली पर लगी हुई चोट देखकर उस पर हू कर दिया ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अब उसने उसकी बुक पर अपना नाम लिखकर साइन कर दिया और वो भी उसके हुनर की तारीफ करने लगी, जिस पर वो हंसते हुए बहुत शर्माया। फिर वो उसे अपने साथ ओशन पर ले गई जहाँ उसने उसे बता दिया कि वो उसे कितना लाइक करती है और कॉलेज में जाकर उसे डेट करना चाहती है। जब वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगी तो उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने हालात से मजबूर था और उसने उसे डेट करने का कभी सोचा नहीं था। तब वो उससे नाराज हो गई कि वो उसे सही वजह नहीं बता रहा था और बोली कि अगर वो प्यार नहीं करता था तो उसके साथ अब तक हंसखेल क्यों रहा था। फिर वो उसे बहुत बुरा भला बोलकर वहाँ से चली गई। अगले दिन जाई उनकी मॉम ने उसे स्कूल से ले जाने के बाद उसे बताया कि उनकी फैमिली बैंकक्रप्ट होने वाली है, जिस पर वो और भी ज्यादा रोने लगी कि सब मुश्किलों के बाद अब इसी की कसर बाकी थी। रात को मेहनत से पढ़ती वो हर पल बस हे के बारे में ही सोचती रहती थी। आखिर फिर वो मोटल के बाहर उससे मिलने एक रात पहुंच गई और उसे बताने लगी कि वो अपने दिमाग से उसे नहीं निकाल पा रही। उसने इसे बोल दिया कि ये उसे भूल जाए और दोबारा यहाँ कभी वापस ना आए जहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए। इस पे वो गुस्से में बोल गई कि ठीक है तो फिर आइंदा तुम भी बस अजनबी बन के रहना। यही वो बात थी जिस पर हे ने उसे बाद में कहा था कि क्या मैं अब तक तुम्हें अजनबी बनने का नाटक करता रहूं। अब वापस प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है जब जायून हे के होटल में खाने के बाद आइसक्रीम खा रही थी और फिर साथ में दोनों ड्रिंक्स भी शेयर करते हैं। वो उसे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बड़ी होकर एक मैनेजर बनोगी। वो भी कहती है कि तुम्हारे भी फ्लोरिस्ट बनने का मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर वो बताती है कि कॉलेज जाने के बाद स्कॉलरशिप के लिए उसे कितने धक्के खाने पड़े। जब उसे ड्रिंक्स की वजह से नशा चढ़ने लगता है तो वो उसे टैक्सी स्टैंड पर ले जाता है जहां वो उसे बताती है कि वो ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि उन दोनों के बिछड़ने के बाद वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहा था। तब वो पास बैठे हुए उसे बताता है कि वो भी उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस था कि पता नहीं वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही होगी और ये वापस मिल पाएंगे या नहीं। अब आखिर वो उसे बताता है कि वो उसका दिया हुआ शो ज्वाइन करने का सोच रहा है जिससे इसकी फ्लावर शॉप की कमाई भी बढ़ जाएगी और इसका अमीर होने का सपना भी पूरा हो सकेगा। तब वो मुस्कुराकर उसे देखता है तो वो भी नशे की हालत में मुस्कुराती है। हमें कुछ वक्त बाद जेयोन अपनी कंपनी में काम करती दिखाई जाती है। मीटिंग के बाद उसकी सीईओ पिल्डू उसे हे के बारे में पूछती है जिसके साथ उसने उसे उस दिन कंपनी में देखा था। जेयोन उसे बताती है कि वो हे और तायुन के साथ प्रोड्यूसर सोरा का एक शो बनाने के लिए काम कर रही है जिसमें 2 बचपन के को स्टार्स के बड़े होने के बाद की जिंदगी दिखाई जा रही है। अगले दिन वो प्रोड्यूसर सोरा को हे से मिलवाने लाती है जो उसके इतना बड़ा होने के बाद बदल जाने पर हैरान होती है। वो खुशी से हे से मिलती है और फिर उसे अपने शो के बारे में बताती है। दूसरी तरफ स्यूकचू की मॉम पिल्डू हे के शो ज्वाइन करने से कुछ परेशान हो रही थी। वो तब याद करती हैं कि बचपन में उन्होंने हे को अपनी माँ के फ्यूनरल पर ना रोते हुए देखा था। रिपोर्टर्स भी हैरान थे कि बच्चा रोता क्यों नहीं और आखिर वहाँ कर्ज वापस लेने वाले आकर उसकी माँ को कोसते हुए उसे अपने बाप को बुलाने को कहने लगे। वो हे के मीडिया के सामने आने से दोबारा शुरू होने वाले गॉसिप से घबरा रही थी। स्यूकचू अपनी मॉम से कहता है कि आपको हे से इतना घबराने की क्या जरूरत है, ये शो जरूर हिट जाएगा, इसलिए इसे चलने दीजिए। जल्द ही फिल्मिंग शुरू होती है और हे और तायरिन सालों बाद मुलाकात करके बातचीत करने लगते हैं। उन्हें हे की फ्लावर शॉप पे प्लांट्स के साथ दिखाया जा रहा था। हे को एक सीक्वेंस में आसपास सभी कैमराज और लोगों को देखकर पैनिक अटैक आने लगता है क्योंकि ये कैमराज उसे उस बचपन की तकलीफ याद करा रहे थे जब उसकी मॉम के मरने पर लोगों ने इसे कैमरों के साथ घेर रखा था और कुछ लोग उसे उस वक्त पैसे मांगकर सता रहे थे और वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। जेयून ने भी ये सब कुछ नोटिस कर लिया था।
इसलिए रात को शूटिंग पूरी होने के बाद वो उसे उसके फ्रेंड के होटल पर ड्रॉप करके उसे पैनिक अटैक के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वो ठीक है, बस कैमरास के सामने काफी अरसे बाद आने की वजह से उसे कुछ ऑकवर्ड लग रहा था। अगले दिन की शूट पर तायरन और हे लंच करते हुए बातें करते हैं, जहां वो दोनों बहन भाई की तरह ही थोड़ा बहुत झगड़ रहे थे। प्रोड्यूसर सोरा जेई उनको बताती है कि उसे अच्छा लगा ये देख कर के हे बचपन की तरह घुट कर नहीं रहता, बल्कि सब बातें बोल देता है। ये बात जब वो उसे भी बताती है तो वह जवाब देता है कि बचपन में चाइल्ड एक्टर होने पर उसे हमेशा बड़ों की मर्जी की बातें बोलनी और करनी पड़ती थी, लेकिन जब से उसने अपने रास्ते बदले उसने अपने बोलने की आजादी वापस पा ली। अब अगली शूट पर प्रोड्यूसर को हे और तायरन की बहन भाई जैसी नोक-झोंक बहुत पसंद आती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपने पहले शो में बचपन में किया करते थे। तायरन की पर्सनैलिटी भी काफी निखर कर सामने आ रही थी। कुछ दिन बाद की शूट पर स्यूकजू हे को उसके डेब्यू करने की खुशी में फूल भिजवाता है। ये देखकर तायरन और जेयून भी हैरान होती हैं जब उन्हें पता चलता है कि स्यूकजू उसका भाई है। जेयून से ही हे को पता चलता है कि स्यूकजू की मॉम जेयून की सीईओ हैं, लेकिन वो इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं देता। बाद में पिल्डू हे से मुलाकात करने के लिए उसे पार्क बुलाती है। यहाँ वो लोग पहले तो आराम से ही बात कर रहे थे, लेकिन फिर बातों बातों में पता चलता है कि इन दोनों की बनती नहीं थी। दरअसल बहुत साल पहले जब हे को मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने के लिए जाना था तो वो पिल्डू से बात करने घर आया था कि वो इसकी गैर मौजूदगी में नूरी का ख्याल रख ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। अब वो इन्हें वो पैसे भी लौटा देता है जो उन्होंने इसकी पढ़ाई पर खर्च किए थे। इस पर वो उसे याद कराती हैं कि उन्होंने ही इनका कर्जा भी चुकाया था, लेकिन पैसे वापस लेने का लालच उन्हें कभी नहीं था। पिल्डू याद कराती है कि स्यूकजू ही नूरी को घर ले आया था और इन्होंने उसे रहने के लिए कमरा भी दे दिया था। इस पे वो कहता है कि इसीलिए वो स्यूकजू के साथ अच्छा है और इनसे नाराज भी नहीं है। अब वो पैसे वहीं पर रखकर वहां से चला जाता है। उसी दिन उसके डैड अचानक इसकी दुकान पर इसके शो की खुशी मनाने के लिए आते हैं। वो इसे हर तरह की मदद देने की ऑफर भी करते हैं, लेकिन ये उनकी खुशी लौटा नहीं पाता और खामोशी से अपना काम किया जाता है। उधर जेयून को खबर मिलती है कि हे के पास्ट की खबरें किसी रिपोर्टर ने वीडियो के साथ पब्लिश कर दी हैं। जब ये खबर हे तक भी पहुंचती है तो वो बोल देता है कि वो ठीक है, लेकिन पास्ट का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने से घूमने लगता है। जब फ्यूनरल पर हे को अपनी मां की मौत का गम मनाने की भी आजादी नहीं थी। उसकी मॉम ने एक डायरेक्टर के हाथों लाखों का फ्रॉड करवाने के बाद अपनी जान दे दी थी। मीडिया ने फ्यूनरल पर इसे घेर रखा था ताकि इसके रोने की फुटेज ले सकें, जबकि कर्ज लेने वाले आकर उसकी मां पर गुस्सा हो रहे थे और हे से बोल रहे थे कि वो अपने बाप को बुलाकर इनके पैसे वापस लौटाए। अब वही सारी यादों में खोए अचानक जेयून उसे आकर पीछे से गले लगाते हुए माफी मांगती है कि उसे फिर से अपने पास्ट से सामना करना पड़ा। इस पर वो उसे रोककर वापस गले लगने को बोलता है तो वो उसे हक करके तसल्ली देती है। अब हमें यहाँ हे के बचपन की कहानी दिखाई जाती है। तब एक फिल्म क्रू उनके आइलैंड पर मूवी की शूटिंग कर रहा था जब उनके एक चाइल्ड एक्टर के सेट पर ना पहुंचने की वजह से उन्हें किसी दूसरे बच्चे की तलाश थी। ए भी तब वहीं पर रहता था, जिसका इत्तेफाक से ऑडिशन ले लिया गया। सबको उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि उसे ही मूवी में ले लिया गया। उसकी मॉम भी अब उसकी मैनेजर बन गई और उसे अलग अलग शोज में काम दिलाने के लिए मेहनत करने लगी। उसे इसके अलावा भी कई शोज में लिया जाने लगा और वो एक मशहूर चाइल्ड एक्टर बन गया जिसे अवार्ड्स भी मिले थे। लेकिन ये कामयाबी ही उनकी दुश्मन बन गई जब मॉम उसे काम दिलाते रहने के लिए पागल होने लगी और वो उस डायरेक्टर के जाल में फंस गई जिसने उन्हें शो दिलाने के लिए उनसे पैसे ऐंठ लिए और भाग गया। ये और उसकी मॉम कंगाल हो गए और इनके सर इतना सारा कर्जा चढ़ गया। इस मुश्किल से जान छुड़ाने के लिए मॉम ने ही आखिर अपनी जान ले ली और मॉम के फ्यूनरल पर वो अकेला रह गया, जहां उसे रिपोर्टर्स और डेट कलेक्टर्स ने घेरे रखा। प्रेजेंट में हे के पास्ट की खबरें वापस चलने से तायरन पर भी असर पड़ रहा था, तो सीईओ पिल्डू उस आर्टिकल को हटवा देती हैं, जिससे ये कंट्रोवर्सी फैल रही थी। वो अगले दिन हे की शॉप पर जाकर उसे बताती है कि उस आर्टिकल को सीईओ पिल्डू ने हटवा दिया है। अब उस आर्टिकल वाली प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाने के बाद ये लोग शूटिंग दोबारा शुरू करते हैं। इसी दौरान जेयून और नूरी भी एक दूसरे से मिलती हैं। जेयून काफी हैरान थी कि नूरी अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो उसे याद कराती है कि वो उसे बचपन में कहानी पढ़कर सुनाती थी। नूरी भी समझ जाती है कि ये तो वही है जिसे उसका भाई उस वक्त लाइक किया करता था। अगले दिन तायरन हे की शॉप की तरफ आते हुए रास्ता भटक जाती है क्योंकि कुछ लोग उसे रास्ता पूछ रहे थे। तब स्यूकजू उसे मिलता है और उसे गिरने से बचाता है। फिर वो उसे अपने साथ शॉप तक लेकर जाता है। सब अंदर शॉप में बैठे बात कर रहे थे कि तब तायरन जेयून को भी यहाँ बुला लेती है। तब स्यूकजू हे को नूरी की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि उसकी पढ़ाई कैसी जा रही है। तो जेयून ये देखकर हैरान होती है कि स्यूकजू नूरी को ट्यूटर भी करता है। इस बात से तायरन और जेयून दोनों को यकीन हो जाता है कि वो दोनों भाई हैं। बाद में ये डॉक्यूमेंट्री टीम एक आइलैंड पर अपनी अगली शूट के लिए जाती है। यहाँ भी
बीच पर ये दोनों एक साथ सी कैसल बनाते हैं, जबकि सारा कचरा उठाकर बीच की सफाई भी करते हैं। बाद में वो और तायरिन अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे जब जेयोन उनकी फोटो खींच लेती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो इधर उधर की फोटोज भी बनाने लगती है। रात को इसी बीच पर साथ बैठे दोनों बात कर रहे थे कि तब वो उसके हाथ से एक ब्रेसलेट गायब देखकर बताती है कि अब वो बहुत जल्द अमीर होने वाला है, क्योंकि वो विश ब्रेसलेट इसी चीज के लिए था। अगले दिन इन्हें पौधे लगाते हुए शूटिंग करनी थी, मगर उस जमीन का मालिक इन्हें शूटिंग करने की इजाजत नहीं देता। प्रोड्यूसर इस बात पर टीम को पैकिंग करने का ऑर्डर दे देती है, क्योंकि अगर ये लोग टाइम से यहाँ से नहीं निकले तो इन्हें बोट नहीं मिलेगी। हे तब वहीं पर रह जाता है ताकि अपने पौधे लगाने का काम पूरा कर सके। जेयून भी अपना काम पूरा करके जब फेरी लेने के लिए जाती है तो पता चलता है कि वो भी खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो गई। उसे भी तब मजबूरी में वापस हे के पास ही आकर पौधे लगवाने पड़ते हैं। वो दोनों मिलकर वहाँ कुछ काम करते हैं। रात को इन्हें रूम भी शेयर करना पड़ता है क्योंकि बाकी के सारे रूम्स बुक थे। दोनों अब तो एक दूसरे को तंग किए बिना सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जागते ही वो खुद को हे के साथ पीछे से चिपके हुए पाती है। तब वो जल्दी से उसे लात मारकर नीचे गिराती है और खुश हो जाती है कि अब हे नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो बस सपने में था। दोनों जागने के बाद फिर से पौधे लगाने के लिए बाहर जाते हैं और अपना काम खत्म करके जब वापस जाने लगते हैं तो इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब इन्हें एक साथ पेट्रोल पंप की तरफ निकलना पड़ता है, तो रास्ते में बातें करते हुए वो उससे पूछ लेती है कि इसके डॉक्यूमेंट्री ज्वाइन करने के पीछे क्या वजह थी। इस पे वो सच बता देता है कि दरअसल उसने उसके करीब रहने की खातिर ही ये डॉक्यूमेंट्री साइन की थी। ये सुनकर वो हैरान होती है कि तब वो उसके करीब आने लगता है। वो पहले तो उसके करीब आने पर घबरा जाती है, लेकिन क्योंकि वो भी उसे लाइक करती थी इसलिए वो भी उसके करीब आने लगती है। शहर वापस पहुंचकर गाड़ी से सामान निकालते हुए जेयोन उस किस के बाद से बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसके मुताबिक बिना फीलिंग्स के ये सब नहीं करना चाहिए था। वो बताता है कि वो तो जेयोन को सच में लाइक करता है और अब वो डेट भी कर सकते हैं। इस पर वो और भी ज्यादा ऑकवर्ड होकर टाइम मांगते हुए भाग जाती है। बाद में इनकी डॉक्यूमेंट्री की आखिरी शूट पूरी हो रही थी, जिसमें तायरिन के आइडिया पर ये दोनों अपने फ्यूचर सेल्फ्स को एक लेटर लिख रहे थे, मगर दोनों में लड़ाई हो रही थी क्योंकि हे कुछ भी लिख नहीं पा रहा था और वो उसका मजाक उड़ा रही थी। इसी दौरान फील एंटरटेनमेंट कंपनी में डायरेक्टर हाना के जाने के बाद से हलचल मची हुई थी। तायरिन का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था, तो जियोन फिक्र में थी कि शायद उनका वक्त पूरा होने वाला है। वहाँ डायरेक्टर हाना अपने नए ऑफिस के लिए जगह देखने आई हुई थी और तायरिन भी उसके साथ थी। इससे जाहिर हो रहा था कि तायरिन शायद अब फील एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करे और हाना की नई कंपनी के साथ जुड़ जाए। एक रात हे स्योकचू के बुलाने पर उनके घर के पौधों की जांच पड़ताल और केयर कर रहा था। इसी दौरान अचानक पिल्डू के आ जाने पर माहौल खराब हो जाता है, क्योंकि वो हे को अपने घर में देखकर और स्योकचू को उसे भाई बुलाने पर नाराज थी। स्योकचू मॉम को बताता है कि उसने हे को इसलिए बुलाया क्योंकि वो पौधों की देखभाल में माहिर है, मगर पिल्डू का मूड अब बहुत खराब हो चुका था। स्योकचू के साथ घर से निकलते हुए हे उससे अपने काम के पैसे लेता है और स्योकचू उससे अपने मॉम की बर्ताव के लिए माफी मांगता है। रास्ते में चलते हुए उसे हॉस्पिटल से फोन आने पर पता चलता है कि इस बार उसके ब्लड टेस्ट में कुछ गड़बड़ देखी गई है, तो इसे हॉस्पिटल दोबारा आना होगा। रात को वो जेयोन को फोन करके उसे बताता है कि वो उसे मिस कर रहा है और फिर अपने साथ एक मूवी देखने के लिए ले आता है, जिस पे वो थोड़ा शर्मा रही थी। फिर साथ में खाना खाते हुए वो भी बचपन की बातें करते हैं। हे को बचपन में जब एक्टिंग का काम करना पड़ता था तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। जेयोन उसे बता रही थी कि वो बचपन में भी एक्टिंग एकेडमी में एक बार हे से मिली थी और उसे फूल दिए थे, लेकिन उसने उसके फूल गुस्से में डस्टबिन में डाल दिए और कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। हे को मालूम नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, मगर जेयोन कहती है कि बचपन में तुम बहुत चिड़चिड़े थे और तुम ऐसे ही थे। खाने के बाद वो उस बदतमीजी के लिए उसके पेट में घूसा मारकर उसे अपने साथ ले जाती है। फिर वो घर पहुंचकर उसे एक बुके अपनी तरफ से देकर माफी मांग लेता है कि तब वो उसकी काइंडनेस को समझ नहीं पाया। ये उनकी नई शुरुआत के लिए आज वो उसे वापस लौटा रहा है। वो उसे फिर से डेट करने का पूछता है, लेकिन वो दोबारा से वक्त मांग लेती है। वो ये इजाजत देकर फूलों की देखभाल के टिप्स देकर चला जाता है। अगली रात जेयून और तायरिन भी ड्रिंक शेयर करते हुए एक दूसरे को गुड विशेस देती हैं कि भले ही आगे किस्मत अलग अलग रास्तों पर इन्हें डाल दे, मगर वो एक दूसरे की कामयाबी हमेशा चाहेंगी। तायरिन दरअसल हाना की कंपनी में जा रही थी, जबकि जेयोन अभी इसी कंपनी में रहना चाहती थी। कंपनी से जाते हुए वो स्योकचू से बोल देती है कि वो तायरिन के पास रुक जाए क्योंकि वो आज ड्रंक है। स्योकचू और तायरिन एक साथ बैठे हुए थे कि तब वो उसके साथ बैठे स्मोकिंग करती है। फिर वो याद करती है कि पहली बार ये लोग स्कूल में कब मिले थे। तायरिन तब स्कूल की छत से कूदने का सोच रही थी, मगर तब उसने स्योकचू की आवाज अनाउंसमेंट पे सुनी। उसे वो आवाज बहुत अच्छी लगी और वो स्योकचू को पसंद करने लगी, मगर तभी जेयोन ने आकर उसे गिरने से बचा लिया। जेयोन और तायरिन की भी पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी, जिसके बाद से उनकी दोस्ती हो गई। बाद में तायरिन और स्योकचू स्कूल में एक साथ कुछ वक्त रहे
और वो तब भी उसकी आवाज की तारीफ उसके सामने करती थी। अब वो पुराने दिन याद करके खुद को कोस रही थी क्योंकि वो उसे भाव नहीं देता था। वो उसे राइड देने की ऑफर करता है तो वो ये कहकर चली जाती है कि वो कैब लेकर खुद चली जाएगी। स्यूकचू को भी अब एहसास हो रहा था कि वो स्कूल टाइम में तायरन के साथ रूड था। दूसरी तरफ हे के घर अपने पब्लिशर की तरफ से एक प्रीमियम पियर्स का गिफ्ट पहुंचा था। ग्योनू के पूछने पर वो बताता है कि उसने राइटिंग इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसकी पब्लिशिंग कंपनी ने तो बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन उसे राइटर होकर भी पैसों की कमी पड़ती रही। तभी उसने राइटिंग छोड़कर फ्लावर शॉप खोल ली और अब उसका मकसद उससे भी बढ़कर अमीर होना है। अगली रात मीटिंग में सीईओ पेल्डू सबको डांट रही थी क्योंकि इनकी कंपनी एक नोवेल पर फिल्म बना रही थी जिसकी पब्लिशिंग कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उनके राइट्स भी एक्सपायर हो गए थे। इसी वजह से इनका प्रोजेक्ट फंस गया था। जीउन समझ जाती है कि वो नोवेल तो हे ने लिखा था, इसलिए वो उनसे बात करती है कि वो ऑथर से राब्ता कर सकती है। उसे तब पेल्डू से ये भी पता चलता है कि उस नोवेल के राइट्स खरीदने वाली पब्लिशिंग कंपनी ने ऑथर के साथ बहुत नाइंसाफी की और उसे कौड़ी का फायदा नहीं दिया, इसलिए ऑथर ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। पेल्डू उसे इजाजत देकर अपने स्टाफ से डबल कीमत और गारंटीज पर ऑथर से लाइसेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की तैयारी करने को बोलती है। जेयून के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि वो ऑथर हे था। जेयून अगले दिन हे से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस के बारे में बात करती है, जिस पर वो इसे बिना ज्यादा सवाल पूछे हाँ कर देता है। ऑफिस में काम करते हुए वो अपने कोलीग्स को हे और तायरन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करते सुनती है। इतने में एक और कोलीग बातें बनाने लगता है कि हे ने तो फ्रॉड करके बहुत सारा पैसा लूटा था, उसी के फ्रॉड की वजह से उसकी मॉम भी मर गई थी और वो तब भी रोया तक नहीं। इस पे जीयून गुस्से में उठकर उसे चुप करने को बोलती है। वो भी उससे उलझने लगता है तो वो कहती है कि सच पता ना हो तो किसी पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। तभी हे आकर उसका कॉलर छुड़वाकर उसे पंच मारता है और बताता है कि वो फ्रॉड उसने नहीं बल्कि उसका नाम इस्तेमाल करने वालों ने किया था और ये बात किसी और को उसे बताने की जरूरत नहीं कि उसकी मॉम उसी की वजह से मरी थी। अब ये सब सुनकर आखिरकार जीयोन को भी उसकी तकलीफ का एहसास होता है। अब उस लड़ाई के बाद जीयोन उसे साइड में ले जाती है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे हक में बोलने की क्या जरूरत थी जब मुझ पर हमेशा इल्जाम लगते ही रहने हैं। जेयून इस पर डट जाती है कि वो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती क्योंकि उसने उसे बचपन से ही अपनी आंखों से देखा है। उसी दौरान सीईओ पेल्डू वहां से लड़ाई होने पर इनसे पूछताछ करती है। इतने में जब उसे पता चलता है कि वो ऑथर जिसे उन्होंने अपनी कंपनी बुलाया था वो दरअसल हे था तो वो चौंक जाती है। फिर वो जीयोन से एक मीटिंग दोबारा अरेंज करने और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने का बोल देती है। वहां से उसे सी ऑफ करते हुए टक्कर लगने पर जीयोन गिर जाती है तो वो उसे उठाने के लिए वहीं रुकता है। वो दोनों फिर बाद में बात करते हुए मिलते हैं जब वो उसे गले लगाकर तसल्ली देता है कि सब ठीक है। बाद में जीयोन स्यूकचू को ड्राइविंग लाइसेंस दे रही थी क्योंकि वो लगातार ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल हो रहा था। वो जीयोन से भी डांट खा रहा था क्योंकि वो अब भी बहुत पूरी ड्राइविंग कर रहा था। बाद में हे के डैड उसे मिलने आते हैं और उसके लिए पुरानी फोटो एल्बम दे जाते हैं जिसमें उसके बचपन की सारी फोटोज थी। वो उस फोटो एल्बम में जीयोन की कोई तस्वीर ढूंढने लगता है जो कि शायद इसी में कहीं हो। रात को जीयोन हे के घर पर कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आती है कि तब उसे घर के बाहर नूरी और उसका दोस्त सोरांग मिलते हैं। नूरी उसे बताती है कि उसने अभी तक अपने भाई को इस लड़के के बारे में नहीं बताया, इसलिए वो सही वक्त का इंतजार कर रही है। जीयोन उसे ओके बोलकर ट्रीट देने के लिए कुछ पैसे दे देती है जिस पर वो इसका शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन पेल्डू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए तायरन से मीटिंग करती है। पेल्डू उसे अपना सालों पुराना साथ याद कराकर अपनी कंपनी के साथ ही जुड़े रहने के लिए मना रही थी, मगर तायरन भी ये कंपनी छोड़ना चाहती थी और इनकी ये बातें उसे कोई तकलीफ भी याद करा रही थी। वो कैफे से निकलते हुए रोने लगती है कि तब स्यूकचू से इस हाल में देखकर पूछता है कि उसे किसने रुलाया। उसके फिक्र करने पर वो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। बाहर जाकर वो उसे बताती है कि जब भी कोई लड़का उसकी फिक्र करता है तो उसे यही लगता है कि वो उस पर लाइन मार रहा है और वो जितना भी भोला बन जाए आखिर में अपना असली रंग दिखाएगा। इस पर वो समझ नहीं पाता क्योंकि वो उस पर लाइन नहीं मार रहा था और ना ही इसके पीछे उसका कोई मकसद था, लेकिन वो उसे धमकाकर चली जाती है कि मेरे साथ ज्यादा फ्री मत होना। बाद में स्यूकचू हे की शॉप पर एक मंगवाई हुई फाइल और केटल लेकर आता है। हे को वो केटल अच्छी लगती है तो वो बताता है कि ये उसकी ब्लाइंड डेट ने उसे गिफ्ट की है। स्यूकचू के जाने के बाद तायरन भी वहाँ आती है और हे के साथ बैठे अपने बेरोजगार होने की बात करती है। इतने में स्यूकचू का जिक्र छिड़ जाता है तो हे उसे बताता है कि ये स्यूकचू की ब्लाइंड डेट ने उसे दी थी। ये जानकर उसे कंफ्यूजन हो जाती है कि वो इस बारे में कैसा फील करे। वो उसे स्यूकचू का रुमाल लौटाने के लिए देती है जो उसने उसे रोने पर दिया था, लेकिन फिर खुद ही कुछ सोचकर उसके हवाले नहीं करती। बाद में हे और स्यूकचू नया साउंड सिस्टम उसके घर पर रखने के लिए ला रहे थे, मगर छुपते छुपाते हुए ताकि स्यूकचू की मॉम उसे देख न ले। इसी दौरान वो लोग पेल्डू के आने पर छुप जाते हैं।
जो डैड से अपने पास्ट की कुछ बात कर रही थी। तब उनकी बातों से इन दोनों को भी पता चल जाता है कि दरअसल डैड का पहला प्यार पेल्डू ही थी। लेकिन डैड को उस वक्त किसी कंफर्ट की तलाश थी जो उन्हें पेल्डू से नहीं मिला और वो हे की मॉम के पास चले गए और जाकर उनसे शादी कर ली। फिर अब इतने सालों बाद इन लोगों ने दोबारा शादी तो कर ली थी, लेकिन डैड और पेल्डू का रिश्ता बहुत अजीब था। पेल्डू उन दोनों लड़कों को भी वहाँ देख लेती है, मगर फिर बिना कुछ बोले अंदर वापस चली जाती हैं। इस पर हे उसे अपनी मॉम के पास चले जाने को बोलता है। मॉम अंदर जाकर पेल्डू से कहता है कि हे को साउंड सिस्टम लगवाने के लिए मैंने ही बुलाया था, मगर वो इसकी परवाह ना करते हुए उसे खाने पर चलने को बोलती है। बाद में जीयोन हे के घर पर आई हुई थी कि तब प्रोड्यूसर जेएल की बेटी भी वहां आकर हे से उसका ऑटोग्राफ लेती है, क्योंकि हे उसका राइटिंग इंस्पिरेशन था। बाद में कंपनी में काम करते हुए वो पेल्डू को बताती है कि वो उसकी हे से मीटिंग अरेंज करवाने की तैयारी कर चुकी है। इस पर पेल्डू खुश नहीं होती कि उसे हे से फिर मिलना पड़ेगा, इसलिए वो उसे छुट्टी पर भेज देती है। ये छुट्टी उस लड़ाई की वजह से सस्पेंशन के तौर पर थी, तो वो इस वक्त का इस्तेमाल करते हुए हाना के पास आ जाती है, जिसके साथ अब तायरिन भी थी। वो इनकी नई कंपनी के हालात देखकर बातें करने लगती हैं। तब वो हाना के मैनेजर प्यूम से भी मिलती है, जिसका पहले इस काम का कोई तजर्बा नहीं था और ये उसकी पहली जॉब थी। जीयून तब उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम समझाती है कि वो इस ऑफिस को कैसे चलाएं, जबकि हे बीच पर आकर अपनी मॉम को याद करते हुए उन्हें बता रहा था कि उसे जो लड़की पसंद आई है वो मॉम को भी अच्छी लगेगी। उसे दरअसल हॉस्पिटल से भी चेकअप करवाने पर पता चला था कि उसे एक बीमारी है जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर के मुताबिक वो ये भी नहीं बता सकते कि उसके पास कितना वक्त बचा है। हे अब जानता था कि उसे अपनी अगली सांस का भी भरोसा नहीं। वो बाद में जीयोन के साथ बैठा बातें करता है, जो उसे पूछ रही थी कि अगर वो अपने पास सेल्फ से मिल सकता तो उससे क्या बताएगा। इस पर वो बताता है कि जिंदगी बहुत बड़े जुए की तरह है, किसी दिन बहुत बड़ी बाजी लगेगी और तुम बहुत कुछ जीत जाओगे, और किसी दिन तुम्हारा सब कुछ एक साथ लुट जाएगा। ज्यादा दिन वही होंगे जब तुम ज्यादा हारोगे और थोड़ा जीतोगे। इस पर जीयून कहती है कि हारने के बावजूद तुम डटे रहोगे, क्योंकि हे से मुझे यही उम्मीद है। इस पर हे भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। बाद में फ्लावर शॉप के बाहर वो उसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देती है कि वो भी उसे लाइक करती है। ये सुनकर वो भी काफी खुश होता है और कहता है कि मैंने अपने नोवेल में जो डायलॉग लिखा था उसी की तरह अब मुझे दुनिया खूबसूरत लग रही है। इस पर वो दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और फिर इसी सीन पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है।